रविवार होने की वजह से रमन घर में बिस्तर पर लेटा शांता के साथ मौज मस्ती कर रहा था। इसी की एक वजह तो यह थी कि अपनी कंपनी के झंझटों से उसे छुट्टी के दिन कुछ राहत मिल जाती और वह अपने ढंग से खा पी सकता था। लेकिन इसी की दूसरी और ज्यादा अहम वजह यह भी थी कि उसे शांता के साथ पूरा दिन गुजारने का सुनहरा मौका जो मिल जाता है। कोई दूसरा शख्स रमन और शांता के इस नायाब संबंध को देखता है तो हैरान होने के अलावा रमन की बेवकूफ़ी पर भी उसे कोसता है। शांता कोई मॉडल या पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, बल्कि रमन के घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी। दूसरी ओर रमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। रमन की कंपनी के अपने रिहायशी फ्लैट थे, जिसमें कंपनी के दूसरे मुलाजिम भी रहते थे। उनमें से ज़्यादातर शादीशुदा थे और अपने अपने परिवारों के साथ रहते थे। रमन की तरह केवल एक दो मुलाजिम ऐसे थे जो अभी कुंवारे थे। उनको भी घर की देखभाल के लिए नौकर की जरूरत पड़ना जाहिम है। शांता नेपाल की रहने वाली थी। उसका पति उसे अपने साथ कोलकाता ले आता है, जहां पर वह एक कारखाने में बतौर चपरासी नौकरी करता था। उसका नाम जंग बहादुर था। जंग बहादुर वैसे तो शांता से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको रोजाना शराब पीने की लत पड़ चुकी थी, जिससे उसका साथ हमेशा तंग ही रहता था। पैसे की कमी के चलते शांता और जंग बहादुर का अक्सर झगड़ा होता था। इसलिए शांता ने शहर की इस अफसर कॉलोनी के कुछ घरों में बतौर नौकरानी काम करना शुरू कर दिया था। शांता खूबसूरत तो थी, उसका मिजाज भी बहुत अच्छा था, इसलिए रमन की कॉलोनी के सभी लोग उसको अपने परिवार के एक सदस्य की तरह ही समझते थे। रमन के साथ शांता के रिश्ते मालिक और नौकरानी के ना रहकर पति पत्नी जैसे कैसे बन गए, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। दरअसल जब शांता ने रमन के फ्लैट पर काम करना शुरू किया था तो शुरुआत में तो उनके संबंध मालिक और नौकरानी जैसे ही थे, लेकिन शांता के खूबसूरत चेहरे पर पता नहीं रमन को क्या नजर आया कि जब वह उसके घर में काम कर रही होती तो वह चोरी से उसके अंगों को देखता। शांता भी रमन के इस झलका से बेखबर थी। कई बार जब वह रमन को कनकली से उसे तोड़ते हुए देखती तो वह धीरे से मुस्कुरा देती। इसी का नतीजा यह निकला कि उन दोनों में अक्सर हंसी मजाक होता रहा। रमन ने अपने फ्लैट की डुप्लीकेट चाबियां तक शांता को सौंप दी थी। वह अपनी मर्जी और समय के मुताबिक आती और घर का काम करके चली जाती थी। बात यहाँ तक रहती तो ठीक थी, लेकिन चक्कर कुछ ऐसा चला कि उन दोनों की दूरियां और ज्यादा मिलती गईं। वे एक नाजायज रिश्ते में बंद कर रह गए। इस नायाब रिश्ते का कोई नाम नहीं था, पर वे दोनों इससे दूर भागने की वजह अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा समझने लगे थे। इस रिश्ते की बुनियादी उस दिन से शुरू हुई जब शांता ने रमन से उधार लिए 500 रुपये वापस करने चाहे। शांता और जंग बहादुर की बेपुलजी खर्ची की वजह से शांता अक्सर अपने कुछ मालिकों से पैसे एडवांस में मांग लिया करती थी और फिर धीरे धीरे अपनी तनख्वाह में से उस रमन को चुकता कर दिया करती थी। रमन ने भी उससे कई बार पहले भी पैसे उधार लिए थे और अपनी सुविधा के मुताबिक लौटा दिए थे, लेकिन इस बार जब शांता ने पैसे लौटाने चाहे तो रमन ने उसे मना कर दिया था। ऐसा करते हुए रमन के होंठों पर कुटिल मुस्कुराहटें तैर रही थी और आंखों में वासना की लत साफ दिखाई दे रही थी। शांता ने भी उसकी भावनाओं को पढ़ लिया था।
इस सच्चाई के बावजूद उसने रमन को पैसे लौटाने की जिद नहीं की। रमन को यही रजामंदी ही तो चाहिए थी। देखो शांता, आगे से तुम मुझे ये पैसे वापस करने की बात मत करना। मेरे तुम्हारे पैसे अलग तोड़ी हैं। मेरा पर्स मेज पर पड़ा रहता है। जब तुम चाहो इस पर्स में से अपनी जरूरत के मुताबिक पैसे निकाल सकती हो। रमन ने शांता को अपने प्यार का मीठा जहर पिलाते हुए कहा। शांता तो यही चाहती थी, उसने सिर हिलाकर हामी भर दी थी। खुशी से पगलाए रमन ने शांता को अपनी बाहों में भर लिया और उसके खिले खिले चेहरे पर चुम्बनों की बरसात कर डाली। फिर उसने शांता को अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और ड्रंक रूम में ले गया। तब से दोनों के बीच यह जिस्मानी संबंधों वाला सिलसिला चलता रहा। रमन और शांता की जिंदगी एक अजीब सा नशा छाया हुआ था। शांता तो यह भूल ही चली थी कि जंग बहादुर उसका पति है। दूसरी ओर रमन ने भी कुछ महीने पहले अपनी ही कंपनी दिल्ली में काम कर रही एक मुलाजिम निशा से अपनी मां की मर्जी से सगाई की थी। सगाई होने के कुछ दिन बाद तो रमन का निशा के प्रति झुकाव ठीक ठाक रहा, लेकिन अब वह कई महीनों से निशा से बिल्कुल कट गया था। निशा ने उसे कई बार फोन पर इस बदलाव की शिकायत भी की थी और शादी की तारीख तय करने के लिए कई बार कह चुकी थी, लेकिन रमन पर निशा की शिकायतों का कोई असर नहीं था। वह तो शांता के संगमरमरी जिस्म की जंजीरों में पूरी तरह कैद हो चुका था। आज छुट्टी थी, इसलिए यह कार्यक्रम के मुताबिक शांता सुबह से ही उसके फ्लैट में आ गई थी। आते ही शांता रमन के बिस्तर में घुस गई। दोनों एक दूसरों की आंखों में आंखें डाले कुछ तलाशते रहे। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। इस दौरान शांता सिर्फ एक बार रमन के बिस्तर से उठी और चाय बनाकर लाई थी। अब दोनों एक ही कप से बारी बारी से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। उनके कपड़े भी नीचे फर्श पर पड़े थे। अचानक बाहर के दरवाजे से किसी के आने की आहट हुई। शायद शांता ने अंदर आते समय बाहर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था। इससे पहले कि रमन और शांता कुछ समझ पाते, एक बूढ़ी औरत के साथ एक लड़की अंदर आ गई। वे निशा और उसकी माँ थी। उनको देखकर रमन के चेहरे से आवाज़ें उड़ने लगीं और चाय का कप छूटकर नीचे गिर गया। अपने कपड़ों की तलाश में वह नीचे फर्श पर हाथ मारने लगा। शर्मिंदगी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। दूसरी ओर शांता का हाल तो रमन से भी ज्यादा बुरा था। उसे जैसे पहली बार अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई से सामना करना पड़ा था। लिहाजा वह पल में अर्थ से फर्श पर आ गिरी थी। शांता अपने जिस्म को अपनी बाहों से किसी न किसी तरह ढकते हुए उठी और फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाकर तेजी से बगल वाले कमरे की ओर भाग गई। निशा तब तक पूरे मामले को समझ चुकी थी, इसलिए वह बोली, रमन, अब मैं तुम्हारी सारी असलियत जान गई हूँ। तुमसे शादी करके मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ। यह तो अच्छा हुआ कि माँ के ज्यादा कहने पर मैं तुम्हारा हाल पूछने और शादी से आनाकानी करने की वजह जानने के लिए अचानक यहाँ आ गई। अब मैं अपनी सगाई तोड़ने का फैसला तुम्हें सुनाती हूँ। यह कहकर निशा अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर चली गई। रमन बौखलाया सा अकेला अपने बिस्तर पर लेटा रहा, जानने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह वाकई कोई सच्चाई थी या एक बुरा सपना। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।